एंड डेवलपमेंट। ठीक है, पहला चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अब देखो, पहला है कि रिसोर्सेज, हमारे पास क्या क्या रिसोर्स है। रिसोर्स मतलब क्या होता है? साधन। रिसोर्स क्या होता है? साधन होता है। अब जैसे तुमको हम एग्जाम्पल से पूछें कि कोई दो चार रिसोर्स का नाम बता दो, क्या बताओ? बताओ एक दो को रिसोर्स का नाम, तुम सब कोई भी बता सकता है तो। हाँ, ट्री रिसोर्स है, और बताओ? वाटर रिसोर्स है, बहुत बढ़िया। और एयर हो गया, ऑक्सीजन जो हम लोग को मिल रहा है वो रिसोर्स हो गया। फॉरेस्ट है, वो रिसोर्स हो गया। हम लोग बहुत सारा मिनरल निकालते हैं नीचे से, ठीक है ना, वो रिसोर्स हो गया। हम लोग ह्यूमन बीइंग, हम लोग खुद एक रिसोर्स है। आ रहा समझ में ना? तो रिसोर्स बहुत सारा चीज़ होता है। रिसोर्स क्लियर हो रहा है ना क्या होता है रिसोर्स? ठीक है, यही है पहला जो स्लाइड है वो डिफिनीशन पे ही है तुम्हारा रिसोर्स। ठीक है, कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, जो हमारी इन्वायरमेंट मतलब सराउंडिंग में जो भी इन्वायरमेंट में मिल रहा है, विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाइड आवर नीड, जिसको हम यूज करके अपने नीड को सेटिस्फाई कर सकें, प्रोवाइडेड इट इज देखो तीन है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल। ठीक है, तीन पॉइंट की पॉइंट है रिसोर्स का। रिसोर्स का अगर क्वेश्चन आए, ये तीन पॉइंट डालना है। ठीक है, पहला क्या है? टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल। ठीक है, अब एग्जांपल तुमको हम देते हैं कि मान के चलो कि तुम्हारे पास, मान लो कि बिहार में पता चला कि बहुत ज़्यादा डायमंड का कहीं खदान मिल गया कहीं, ठीक है ना, रिसोर्स मिल गया, लेकिन तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि तुम उसको बाहर निकाल सको। ठीक है, तो तुम्हारे यूज़ का वो रिसोर्स है? रिसोर्स नहीं है। मान के चलो कि तुमको हम क्या किए कि इंडिया में बैठे हो और तुमको हम 10 यूरो का नोट दे दिए। ठीक है, 10 यूरो जो कि यूरोप में चलता है, नोट तुमको दे दिए। रिसोर्स वो भी है, 1000 वैल्यू है लगभग उसका, लेकिन यहाँ पे कहाँ चलाओगे जाके? तुम्हारे लिए टेक्नोलॉजिकली फिजिबल नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, तुम्हारे पास रिसोर्स है लेकिन तुम उसको काम में नहीं ले पा रहे हो। तो पहला तुम्हारा हो गया टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इकोनॉमिकली फिजिबल। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखो कि तुम्हारे पास मान के चलो कि ऐसा, अब मान के चलो कि तुम्हारे पास गोल्ड का खदान मिला, वही एग्जाम्पल, और गोल्ड का रेट मान के चलो अभी 10 ग्राम जो है 1,25,000 के आसपास चल रहा है, और तुमको निकालने में ही 2 लाख रुपया खर्चा हो जा रहा है, तो तुम क्या उसको रिसोर्स मानोगे? नहीं मानोगे। नहीं बोलता है कि एक डायलॉग है कि मतलब 35 रुपये का इन्वेस्टमेंट 36 का नुकसान कैसे हो गया? तो वही होता है, इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए कि मान लो कि तुम निकाल रहे हो उसको, रिसोर्स तुम यूज़ कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए तुम्हारे पॉकेट पे फ्रेंडली होना चाहिए, तुम्हारे पॉकेट पे ही नहीं बर्डन बहुत ज़्यादा नहीं आना चाहिए, उसी को हम रिसोर्स मानेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट तुम्हारा है कल्चरली एक्सेप्टेबल। ठीक है, कल्चरली एक्सेप्टेबल वैसा क्या बोलते हैं कि मान के चलो कि यहाँ पे बहुत सारा जंगल है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा जंगल है, और जंगल में मान के चलो कि कुछ ऐसा चीज़ है, वहाँ पे आदिवासी वगैरह लोग रह रहा है जंगल के अंदर, और तुमको बोल दिया गया ना कि आदिवासी के लिए ये माना जाता है कि जंगल का कुछ भी चीज़ तोड़ोगे तो वो मतलब नेचर के खिलाफ या भगवान के खिलाफ मतलब खराब चीज़ है। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे अभी मूवी देखा है कि नहीं तुम लोग? कांतारा मूवी आया था। ठीक है, तो कांतारा में क्या बोलता है कि बीच में जंगल में किसी को नहीं जाना है, या फिर वहाँ से सामान लेके नहीं आना है। ठीक है ना, तो कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है वो चीज़। ठीक है, तो वो तुमको वो रिसोर्स में काउंट नहीं करोगे। ठीक है ना, वो है, संसाधन तो है लेकिन तुम यूज नहीं कर पा रहे हो, कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है, सोसाइटी तुमको उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो वो तुम्हारा क्या हो गया? तीन चीज़ कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं हो गया। अब देखो तीन पॉइंट क्या क्या हो गया? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ये तीन पॉइंट जो अगर रिसोर्स आए, अगर ये तीन पॉइंट डाल दिए नंबर फुल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिसोर्स का अगर डिफिनीशन पूछे, तीनों को डाल दोगे कि रिसोर्सेज ऐसा चीज़ है जो कि हम अपने नीड के लिए यूज़ करते हैं, जो कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, कल्चरली एक्सेप्टेबल है और इकोनॉमिकली फिजिबल है, उसको हम क्या बोलेंगे? रिसोर्स बोलेंगे। अब देखो एनसीईआरटी का ये वाला फ्लो चार्ट दिया हुआ है रिसोर्स का, तुमको डिवीज़न, ठीक है, डिवाइड किया है रिसोर्स को। पहला क्या है? नेचुरल है, उसके बाद फिर क्या है? ह्यूमन। हम बोले ना कि हम खुद एक रिसोर्स हैं, तो नेचुरल में आता है पहला रिन्यूएबल सोर्स ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, दूसरा क्या आ गया? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ रिसोर्सेज। अब एक चीज बताओ कि रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? कोई भी?
रिसाइकल, हाँ ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि मतलब जो ख़त्म ना होता हो, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसा हो गया, मतलब रिसोर्सेज ऐसा हो गया कि जो जल्दी, मतलब अगर उसको सही से यूज़ करें तो वो ख़त्म नहीं होगा। अभी एग्जांपल के तौर पे एयर है, ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं, कितना भी ऑक्सीजन लें, जनसंख्या इतना ज़्यादा हो गया है, पूरे वर्ल्ड का लगभग जनसंख्या 9 बिलियन के आसपास है, ठीक है ना। तो सोचो कि ख़त्म हो जा रहा है हवा, हवा नहीं ख़त्म हो रहा है। वैसे ही पानी का स्थिति, अगर पानी बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बोला जाता है कि अगर सही से यूज़ करें तो नहीं ख़त्म हो, ठीक है। विंड हो गया, जियोथर्मल एनर्जी हो गया, ये तुम्हारा रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ रिसोर्सेज हो गया। दूसरा आ गया तुम्हारा क्या, नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल कौन सा होता है? नॉन रिन्यूएबल जो खत्म हो जाए, ये क्या है? जो खत्म नहीं होगा। रिन्यूएबल जो खत्म हो जाए, जिसको हम यूज़ कर जाए तो खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा नॉन रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल का दो हम अगर क्लासिफिकेशन और आगे करेंगे तो आएगा तुम्हारा कंटिन्यूअस और फ्लो, जैसे कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है माने हमेशा आ रहा है। दूसरा है कि बायोलॉजिकल। कंटिन्यूअस फ्लो में तुमको आएगा विंड, वाटर, एयर, मतलब जितना भी सब चीज़ हो गया ना, ये कंटिन्यूअस फ्लो वाला हो गया। और दूसरा हो गया तुमको बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में तुमको नेचुरल हो गया और वाइल्ड लाइफ हो गया। ये इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? सिर्फ डिवीजन किया है, ज़्यादा कुछ एक्सपैंड नहीं किया है, ठीक है ना। तो ये क्या है, नेचुरल का ये तुम्हारा हो गया। दूसरा आते हैं ह्यूमन वाले पे। ह्यूमन में है देखो स्ट्रक्चर्स और क्वांटिटी और क्वालिटी रिसोर्सेज। अब इसको समझते हैं, इस समझ में तुम लोग को आया कि नहीं जब पढ़ रहे थे तो? क्या होता है ये वाला स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन क्या होता है, क्वालिटी क्वांटिटी रिसोर्स क्या होता है, ये समझ में आया था तुम लोग? ठीक है, मतलब जनरली नहीं बताता है लोग, ठीक है। अब देखो ह्यूमन का, अब मान के चलो कि तुम बड़े हुए, बढ़िया काम किए, नेता मंत्री बन गए, एगो हॉस्पिटल बनवा दिए। क्या क्या है यहाँ पे? इंस्टीट्यूशन, वो भी एक रिसोर्स है कि नहीं? हॉस्पिटल क्या है? हम लोग के द्वारा बनाया गया है, ये नहीं कि उत्पन्न हो गया हॉस्पिटल ऐसे नेचुरली, हम लोग बनाए हैं, ह्यूमन बनाया है। मान लो कि हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट हो गया, या फिर तुमको थर्मल पावर बना दिए, ये हम लोग का बनाया हुआ है ना, जिसको यूज़ किया जा रहा है। तो ये तुमको स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन हो गया। दूसरा तुम्हारा क्वालिटी या क्वांटिटी हो गया। क्वालिटी क्वांटिटी में क्या हो गया कि हमारा, जैसे कोई एक आदमी है जिसको कुछ काम करने आता है, कुछ भी काम करने आता है, जैसे मान के चलो कि किसी को सिलाई करने आ रहा है, जैसे तुम लोगों को मान के चलो खाना बनाने आ रहा है ना, वो भी स्किल है, ठीक है, वो इसमें आएगा, क्वांटिटी में आएगा। आ रहा है ना। ह्यूमन रिसोर्स ऐसा है जो कि मतलब उसको भी हम रिसोर्स कंसीडर करते हैं। ये नहीं मतलब कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आता है, ऐसा नहीं है कि कुछ हम नहीं कर रहे हैं। इतना समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहे हैं? कि मान के चलो हम पढ़ा रहे हैं तो मेरा एक स्किल हो गया, क्वांटिटी हो गया, क्वालिटी वाला स्किल हो गया। तुम लोग पढ़ रहे हो या फिर तुम मान लो कोई गेम में बहुत बढ़िया है, तो वो भी तुम्हारा क्वालिटी वाले रिसोर्स में आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना। तो ह्यूमन रिसोर्स हो गया, दूसरा नेचुरल रिसोर्स हो गया। इतना नहीं पढ़ना है इसमें। देखो पढ़ना क्या है, अगर डिवीजन पूछे, रिसोर्स डालो, ह्यूमन, नेचुरल, ह्यूमन, उसका रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन वाला, क्वालिटी क्वांटिटी वाला। बस इसका एग्जाम्पल दे देना, इसका एग्जाम्पल, इसके नीचे नहीं जाना। इतना समझ में आ रहा है? इतना ही करना है, बस काम करना। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज पूछे तो, ठीक है ना। रिसोर्सेज पूछेगा तो डिफिनीशन समझ में आ रहा है, 3 की पॉइंट, और इसका जो है अगर फ्लो चार्ट वगैरह पूछे तो इस तरह से बनाना है, इससे नीचे नहीं जाना, ठीक है, ज़्यादा याद नहीं करना, यहीं तक रहना है। उसके ऊपर अब आगे चलते हैं। अब है अब देखो एक दिया हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व एन इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, 3 चीज़ है, नेचर है, टेक्नोलॉजी है और इंस्टीट्यूशन है। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल देखो, पेपर सब लोग यूज़ कर रहा है, ठीक है। पेपर को बनाने के लिए कौन बनाया पेपर? पेपर अपने हाथ बन गया है कि कोई बनाया है? कौन बनाया पेपर? हम लोग बनाए हैं, ठीक है। तो देखो इंस्टीट्यूशन में क्या आ गया? पेपर मिल आ गया, ठीक। क्या हो गया? पेपर मिल वगैरह जो हो गया, फिर इंडस्ट्री वगैरह हो गया, वो इंस्टीट्यूशन में आ गया। टेक्नोलॉजी क्या हो गया? मशीन हो गया ना, मशीन। और नेचर में क्या हो गया? ट्री। हम एग्जाम्पल एक दिए हैं पेपर इंडस्ट्री का, इसमें बहुत सारा इंडस्ट्री आ जाएगा, ठीक है ना। ये तुमको हो गया ट्री। ट्री से हम ट्री को कट किए,
कट करने के बाद उसको पेपर बनाए, और पेपर किसके हेल्प से बनाए? टेक्नोलॉजी के हेल्प से। तो तीनों जो है ह्यूमन बीइंग के लिए तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट आ रहा समझ में ना? नेचर भी इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, और इंस्टीट्यूशन भी इंपॉर्टेंट है। और तीनों जो होता है ना आपस में इंटरडिपेंडेंट है। आपस में इंटरडिपेंडेंट मतलब क्या होता है कि इसके बिना उसका काम नहीं चला। मान के चलो कि तुम फैक्ट्री बैठा दिए, मशीनें बैठा दिए, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास अगर लकड़ी नहीं है तो पेपर बना लोगे? पेपर नहीं बन पाएगा ना। तो वही सेम सिस्टम ये वाला इंटरडिपेंडेंस बताया गया। ये एनसीईआरटी वाला ही तुम्हारा डायग्राम दिया हुआ सारा से, ठीक है। तो रिसोर्सेज में इंटरडिपेंडेंस किसका किसका है? नेचर का है, इंस्टीट्यूशन का है, और टेक्नोलॉजी का। इतना क्लियर हो रहा है? आगे चलते हैं। अब देखो, रिसोर्सेज आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। ह्यूमन बींग्स देमसेल्फ आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज, दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम। वही बोला है जो हम बता रहे हैं तुमको, वही लिखा है यहाँ पे कि ये ट्रांसफॉर्म कर देता है मटेरियल, उनको जैसा यूज करना होता है। अब जैसे मान के चलो लकड़ी में आग का जरूरत पड़ा तो लकड़ी काट के आग लगा दिया, है कि नहीं? चारकोल बना दिया। लिखने का जरूरत हुआ ह्यूमन बींग को, पेड़ काटा और कॉपी बना दिया, है कि नहीं? और लिखने का जरूरत हुआ तो और कॉपी काटा और पेंसिल बना दिया, है कि नहीं? तो रिसोर्स को ह्यूमन बींग जो होता है अपने नीड के हिसाब से उसको बनाता है, यूज करता है, बनाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा ना ये वाला? अब आगे चलते हैं कि दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग वे। अभी देखो, जब तक जितना पढ़ाए हैं उसमें कोई डाउट वगैरह हो, चाहे कोई चीज़ रिपीट करना हो, पूछ लो पहले, ठीक है। डाउट नहीं रखना है, एकदम चलते चलना है बढ़िया से, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर डाउट हुआ हो पूछ लो, किसी को डाउट? पक्का? रिसोर्सेज में क्या 3 पॉइंट बताए थे, तीनों पॉइंट को याद रखना है। उसके बाद फिर तुमको रिसोर्सेज का अगर डिवीज़न देखते हैं तो ह्यूमन तो खुद एक रिसोर्सेज है, ठीक है। दूसरा नेचुरल में तुमको आज चले जाओगे तो मतलब रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है। इतना समझ आ रहा है ना? तो ये याद होना चाहिए, दिमाग में फ्रेमिंग रहेगा ना तो ऑटोमेटिक लिखते चले जाओगे बढ़िया से। ये समझ में आ रहा है? तो आगे चलते हैं कि दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लास, और फर्दर क्लासिफिकेशन ये वाला, ठीक है। दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। रिसोर्सेज को ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के हिसाब से अगर करें तो आएगा बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक क्या होता है? हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। और एबायोटिक नॉन नेचुरल, ठीक है, मैनमेड हो गया, ये सब चीज़ एबायोटिक हो गया। इतना समझ में आ गया? दूसरा आ गया ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब खत्म हो जाता है। कोई रिसोर्स ऐसा है कि खत्म नहीं होता, क्या हो गया? कोई रिसोर्स ऐसा है कि खत्म हो गया। रिन्यूएबल का एग्जांपल वाटर, एयर, ये सब जो हो गया ये रिन्यूएबल में आ गया। नॉन रिन्यूएबल का एग्जांपल मेटल हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, फॉसिल फ्यूल जो भी हो, ये नॉन रिन्यूएबल में आ गया। इसका एग्जांपल याद है ना तुम लोगों को? ठीक है, आगे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के हिसाब से, माने मालिक कौन है, उस हिसाब से रिसोर्स को बांटेंगे इंडिविजुअल, कम्युनिटी और नेशनल और इंटरनेशनल। अब देखो, कुछ रिसोर्स ऐसा है कि जो कि इंडिविजुअल लेवल पे तुम रख सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम्हारा मान के चलो कि 10 बीघा का खेत है, ठीक है, तो वो तुम्हारा इंडिविजुअल लेवल पे रिसोर्स आ रहा समझ में। अब आएंगे कम्युनिटी लेवल पे। कम्युनिटी में मान के चलो कि गांव में सब लोग रहा है, ठीक है, तो एगो क्या होता है कि कम्युनिटी का एक होता है कि पंचायत भवन होता है। पंचायत भवन होता है ना, तो वो क्या हो गया, सब लोग उसका यूज़ करता है। किसी का शादी ब्याह हुआ या फिर कोई फंक्शन हुआ तो वो तुमको यूज लोग करता है, तो ये क्या हो गया, कम्युनिटी रिसोर्स हो गया, ठीक है। तीसरा आएगा नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स तुमको हो गया, एग्जांपल दो कोई नेशनल रिसोर्स का, जो कि नेशन का हर एक आदमी पे का उस पर मतलब रिसोर्स पे हक हो या फिर नेशन का वो रिसोर्स हो। जैसे मान के चलो कि इंडिया में गोल्ड का कहीं रिजर्व निकल गया, ठीक है, गोल्ड का रिजर्व निकल गया, तो वो क्या होगा, नेशनल रिसोर्स हो गया, ठीक है। और इंटरनेशनल रिसोर्स मतलब सबका, ठीक है। इंटरनेशनल रिसोर्स मतलब कोई बाउंड्री नहीं है, पूरा वर्ल्ड का वो चीज़ है, तो उसका एग्जांपल कोई चीज़, हाँ, उसी में सबका है, ठीक है। उसके बाद अब मान लो एयर बह रहा है, मान के चलो कि ऑक्सीजन है, ऐसा थोड़ी कि इंडिया का है पाकिस्तान का नहीं है,
हम यहाँ से बांट देंगे तो ये पाकिस्तान के पास नहीं जाएगा, चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, तो ये वाला रिसोर्स सबके पास रहेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मालिकता के हिसाब से 4 डिवीज़न है, इंडिविजुअल है, कम्युनिटी है, नेशनल है और इंटरनेशनल है। अब देखो ये सब तुम सोचते हो कि काहे पढ़ा रहे हैं, दिमाग में आ रहा होगा ना कि सब्जेक्टिव तो आएगा नहीं, काहे पढ़ा नहीं, तो सब ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन तुमको पूछेगा कि क्या पूछेगा, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑब्जेक्टिव दे दिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज आर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है। पता होना चाहिए कि बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज जो होता है वही बेसिस ऑफ ओरिजिन होगा। अगर मान के चलो कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पूछ दिया, मालिकता के हिसाब से 3 ऑप्शन ये दे दिया, एक ऑप्शन मान के चलो बायोटिक दे दिया, तो तुमको पता है कि ये 3 होगा, ये वाला नहीं होगा। इतना समझ में आ रहा है ना, सारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको एक बार जाके देख लेना, ठीक है। ये यहाँ पे देख रहे हो, वहाँ पे जाके एक बार रिवाइज कर लेना। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, देखो लग रहा होगा थोड़ा कि ऊपर ऊपर से जा रहा है, ठीक है ना, इतना ही, यहीं तक है ये वाला, उसके बाद फिर बहुत आराम से चलेगा, ठीक है। यहीं तक समझना है थोड़ा बहुत, और 2-3 बार देख लोगे ये भी याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, उसमें हम करेंगे, देखो क्या है, पोटेंशियल है, डेवलप्ड, स्टॉक है और रिजर्व। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, क्षमता। अब मान के चलो कि एग्जाम्पल के तौर पे कि विंड एनर्जी है, ठीक है, विंड एनर्जी है, उसका भारत के पास पोटेंशियल है कि हम 300 गीगावाट जो है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल है, डेवलप्ड स्टॉक है और फिर रिजर्व है। देखो पहले हम समझते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है। इंडिया है, इंडिया में अगर तुम उसका मैप देखोगे तो कोस्ट बहुत बड़ा है, 7500 किलोमीटर के आसपास कोस्ट लाइन है, पता है ना ये वाला चीज़। तो कोस्ट पे क्या होता है, पोटेंशियल होता है कि इतना हम टाइडल एनर्जी या इतना विंड एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो ये हो गया पोटेंशियल। दूसरा हो गया डेवलप स्टॉक, ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। अगर मान के चलो कि बाढ़, यहाँ पे जानते हो ना, बाढ़ एक जगह है जहाँ पे एनटीपीसी बना हुआ है, तो अगर मान लो कि उसका 300 गीगावाट का या फिर 300 मेगावाट का अगर उसका जनरेशन कैपेसिटी है, तो ऑलरेडी ये डेवलप हो चुका है, उसको हम कर चुके हैं, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ नया करना है, वो 300 वो बिजली प्रोड्यूस कर रहा है। पोटेंशियल मतलब क्या है, कर सकता है 300, आ रहा समझ में ना। पोटेंशियल एनर्जी डेवलपमेंट हो गया कि तुमको 300 मेगावाट जो है कर सकता है, ये कर रहा है। और ये रिजर्व में मतलब है कर नहीं रहा है, रिजर्व में इसको रखे हुए हैं। अब जैसे नहीं होता गोल्ड रिजर्व, गोल्ड को हम निकाले नहीं है, रिजर्व में रखा हुआ है, आ रहा समझ में ना। गोल्ड रिजर्व तो वो रिसोर्सेज है, तो इसको क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कितना डेवलप कोई रिसोर्स हो पाया या फिर कम हो पाया, उस हिसाब से 3 में बांटेंगे। पहला है पोटेंशियल, दूसरा है डेवलप स्टॉक और तीसरा तुम्हारा रिजर्व में आता है, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई डाउट इतना में, ये वाला पूरा में कोई डाउट, आगे चलें, चलो। अब देखो रिसोर्स, देखो तुम्हारे पास है रिसोर्स है, जैसे एयर है, वाटर है, और जैसे पानी तुमको है, नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। लेकिन पानी को बहुत ज़्यादा यूज़ करने लोगे तो क्या होगा, बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो जो समझ में आ रहा है। कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। अब जैसे एग्जांपल में, अगर न्यूज़ नहीं भी पढ़ते हो तो हम बता दे रहे हैं कि जितना बड़ा बड़ा सिटी हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, सब जगह पानी का कमी है, ग्राउंड वाटर ख़त्म हो गया। टैंकर आता है, टैंकर से पानी बंटवाया जाता है, लोग बांटता है, या फिर गवर्नमेंट जो है वो सप्लाई करती है तुमको। जैसे नहीं है, जैसे दिल्ली में जाओगे ना, तो दिल्ली में ग्राउंड वाटर लगभग ख़त्म, तो वहाँ पे यमुना रिवर है, बहती है, तो यमुना रिवर से क्या किया जाता, प्योर किया जाता पानी को, पानी तुमको पिलाया जाता है, ठीक है। अब सोचो कि मतलब पटना ये वाला हम लोग का जगह है, पटना में पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा यूज़ कर दिए उसको, पानी बहुत ज़्यादा क्या किए कि 1-1 घंटा नहा रहे हो, 2-2 घंटा नहा रहे हो, कपड़ा इसी तरह धुआ रहा है पूरा, नहीं भी गंदा है फिर भी धो रहे हो, है कि नहीं, कार धुआ रहा है, बाइक धुआ रहा है, पूरा एकदम गर्दा कर दिए हो पानी। तो एक समय आएगा ना, कुछ सब चीज़ का एक लिमिटेशन होता है, सब चीज़ का एक स्टॉक होता है, सब पता चला कि सब खत्म कर दिए, ठीक है। तो क्या होगा, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, उससे क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ हो सकता है।
तुम ही सोचो, अच्छा तुमसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पानी का बहुत खतरनाक वाला उसका मतलब ये कर दिए कि बहुत यूज़ कर रहे हैं, तो क्या क्या हो सकता है तुम्हारे दिमाग में, क्या आता है? कोई रिसोर्स ऐसा है जिसको तुम बहुत ज़्यादा यूज़ कर दिए, ठीक है, तो उससे क्या क्या इफेक्ट आ सकता है, ये दिमाग लगाना, ठीक है, क्या हो सकता है? डिग्रेडेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, डिग्रेडेशन वो तो ठीक, हम देखो किताबी नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि दिमाग लगा के अभी तुमको जो समझ में आ रहा है, कि हम पानी का तुमको एग्जांपल दिए कि पटना में बहुत सारा पानी है, बहुत सारा पानी है, तुम क्या किए कि एकदम पानी का गर्दा उड़ा दिए खर्चा करके, तो एक समय आएगा ना, सब चीज़ का लिमिटेशन होता है, ख़त्म हो गया या फिर कम हो गया, तो उससे क्या इफेक्ट होगा? हाँ, जितना हमको ज़रूरत होगा, पहले हो सकता है कि हम लोग 1 घंटा नहाते थे, बाद में सरकार बोले कि इससे ज़्यादा अगर मीटर लगा देगा सब जगह, इससे ज़्यादा पानी यूज़ कीजिएगा तो पेनाल्टी लगेगा 1000 रुपया का, है कि नहीं? हाँ, प्रॉपर आप यूज़ ऑफ रिसोर्स करने लगिएगा उससे, ठीक है ना? तो देखो इसमें ये देखना है कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज लीड टू, क्या क्या हो सकता है अगर हम रिसोर्स को बहुत मतलब रेशनली नहीं खर्चा करें या फिर मतलब बिना मतलब का खर्चा करें, तो उससे क्या क्या चीज़ हो सकता है। पहला एग्जांपल है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, कोई भी रिसोर्सेज है वो कम हो जाएगा। डिप्लीशन का क्या मतलब होता है? कम हो जाना। रिसोर्स क्या होगा? डिप्लीट कर जाएगा या कम हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल के तौर पे कि मान के चलो कि कोयला है, हम लोग के पास रिजर्व है ना जी, कोयला का बहुत सारा रिजर्व है, लेकिन लोग बोलता है कि कुछ समय के बाद कोयला भी ख़त्म हो जाएगा, है ना? तो उसको अगर बढ़िया से यूज़ नहीं करेंगे तो भाई वो ख़त्म हो जाएगा, डिप्लीट हो जाएगा, मैंने कम हो जाएगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ हो गया तुमको कि ग्लोबल क्राइसिस। दूसरा क्या हो सकता है डिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज में? ग्लोबल क्राइसिस, जैसे एग्जाम्पल हो गया ओजोन डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग। अब ओजोन डिप्लीशन पता है ना क्यों हुआ था? कहानी उसका कि ओजोन का छेद, ओजोन में छेद कैसे हो गया था, पता है? ऐसे ओजोन में तुमको देखो, साइंस के टीचर हम भी हैं, साइंस हम भी पढ़ाते हैं। ओजोन होता है स्ट्रेटोस्फेयर में। कहाँ होता है? स्ट्रेटोस्फेयर। जब एटमॉस्फेयर देखोगे तो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन पाया जाता है, और ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, पता होगा कितना होता है, क्या होता है? O3, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन का O2 होता है ना, तो ओजोन का O3 होता है, ठीक है। तो देखो हुआ क्या था कि मतलब 1980s के आसपास, 1980 के आसपास एगो बहुत खतरनाक चीज़ आया तुम लोगों के पास, ठंडा करने का मशीन, जिसको रेफ्रिजरेटर बोलते हो और एयर कंडीशनर बोलते हो, ठीक है। अब एयर कंडीशनर में क्या हुआ था कि एक कंप्रेसर होता है, ठीक है, पता है कंप्रेसर होता है, हर एक जगह कंप्रेसर लगा हुआ रहता है। और इसको देखो, इसमें एक गैस यूज होता था ठंडा करने के लिए। जैसे फ्रिज में है, फ्रिज में मान लो ठंडा हो रहा है या एसी ठंडा कर रहा है, कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो होता होगा जिसके कारण से वो ठंडा हो रहा है। तो वो लोग क्या होता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या होता है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फिर HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसमें डाल देता था लोग एसी में या फ्रिज में, और मार्केट में निकाल देता था, ठीक है। बहुत लोग यूज़ किया, बहुत मज़ा आया लोगों को कि भाव बहुत बढ़िया ठंडा ठंडा हो रहा है। पानी पहले गर्म पीते थे, अब ठंडा पीने लगे, है कि नहीं? बाद में क्या हुआ, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है जब रिलीज होता था ये तुमको एसी और फ्रिज में से, तो चल जाएगा एटमॉस्फेयर में, भाई गैस है तो ऊपर जाइए करेगा। ऊपर जब गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये क्या होता है कि क्लोरीन रेडिकल रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? क्लोरीन। उतना नहीं पढ़ना है, समझ लो क्या होता है। क्लोरीन रिलीज करता है, ठीक है, रेडिकल। एटमॉस्फेयर पे गया और ओजोन जो होता है O3 ना, उसको तोड़ के O2 बना दिया, ठीक है। ओजोन जो O3 था उसको तोड़ के O2 बना दिया। उससे क्या हुआ कि ओजोन का संख्या कम होते चला गया, लोग फ्रिज यूज कर रहा है और तुमको रेफ्रिजरेटर यूज कर रहा है, उसके कारण से तुमको जो ओजोन जो है वो टूटते चला गया। टूटते टूटते कुछ समय के बाद जब साइंटिस्ट ऊपर स्पेस से देखा ना, तो एंटार्क्टिका या फिर आर्टिक सर्कल के पास, यहाँ पे आर्टिक सर्कल जो होता है ना ऊपर वाला, यहाँ पे बड़का सा छेद दिखाई दिया, दूर से देखा तो, ठीक है ना। अजीब टाइप का ब्लूइश टाइप का स्ट्रक्चर दिखा तुमको, तो लोग बोला यार तो ओजोन में छेद हो गया। फिर पता चला कि ओजोन में छेद किस कारण से हो रहा है, लोग पता किया तो पता चला यही कार्बन CFC या फिर HFC के कारण तुमको ओजोन में छेद हो रहा है। तो ये क्या हुआ कि रिसोर्स मेरे पास था, लेकिन हम उसको बिना सोचे समझे यूज किए, है कि नहीं। अब बिना कोई रिसर्च किए कि उसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा इन्वायरमेंट पे,
हम ऐसे ही निकाल दिए कोई चीज़ अपना गेन के लिए शुरू कर दिए काम करना। ये समझ में आ रहा है ना? तो यही होता है ये तुमको ओजोन डिप्लीशन वाला सिस्टम वही हुआ था कि उस समय क्या है कि लोग रिसोर्स को बिना सोचे समझे यूज़ करने लगा, जिसके कारण से तुमको ओजोन डिप्लीशन हुआ। सेम चीज़ है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है? किसी को पता ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है? क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग? बताओ। कोई दिक्कत नहीं, जो समझ में आ रहा बताओ। ग्लोबल नाम ही है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल मतलब क्या होता है? विश्व। वार्मिंग मतलब गर्म हो गया, जितना गर्म होना चाहिए उससे ज़्यादा गर्म हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया। ठीक है, ये मैन मेड चीज़ है, वो हम लोग किए हैं, कोई दूसरा आदमी करने के लिए नहीं आया। इतना ना पेट्रोल डीजल जला दिए हैं लोग, हम लोग, या फिर कोयला जला दिए हैं, जिसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग हुआ है। तो वही बोल रहा है कि अगर रिसोर्स को हम बहुत अंधाधुन यूज़ करेंगे ना, तो एक तो ख़त्म हो जाएगा, दूसरा क्या होगा कि ग्लोबल क्राइसिस, जैसे कि ओजोन परत में छेद, ग्लोबल वार्मिंग, इस तरह का। तीसरा हो गया एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड। सिर में दर्द हो रहा है क्या? जरा मतलब हो रहा है तो बताओ, थोड़ा देर रेस्ट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो ये लास्ट स्लाइड, इसके बाद फिर थोड़ा देर गैप कर देते हैं। ठीक है, तो इनडिस्क्रिमिनेट अगर रिसोर्स को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, 3 कंडीशन लिखना है, इसको लिख के आना है। ठीक है, 3 पॉइंट क्या क्या होगा अगर हम बहुत ज़्यादा रिसोर्स को यूज़ करेंगे। पहला है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा क्या हो गया? बोलते जाइए तो उसे याद होता जाएगा। पहला क्या है? डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा क्या है? ग्लोबल क्राइसिस, जैसे एग्जांपल के तौर पे ओजोन डिप्लीशन और फिर ग्लोबल वार्मिंग। तीसरा क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यूअर हैंड। अब देखो एग्जांपल देते हैं इसका बहुत बढ़िया, कि अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगोगे ना रिसोर्स, तो ऑटोमेटिक, अब जैसे सिंपल तो कोई एग्जांपल देते हैं कि तुम्हारे खेत में 1 किलो मतलब मूली हुआ या फिर कैबेज हुआ, जो भी हुआ सब्जी हुआ 1 किलो। ठीक है, अब 1 किलो में स्थिति ऐसा है कि बहुत महंगाई हो गया, तो कौन खरीद पाएगा? जिसके पास पैसा होगा वही खरीद पाएगा। तो रिसोर्स तुम देखे ना, अभी निकालना रिसोर्स को इतना आसान नहीं होता, या फिर रिसोर्स को मेंटेन करना इतना आसान नहीं होगा। जब रिसोर्स बहुत कम हो जाएगा तो उसी के पास होगा जिसके पास पैसा या पावर हो। आ रहा समझ में ना? जैसे अभी मान के चलो कि हम लोग बहुत सारा रिसोर्स ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं। अगर पेड़ पौधा लगा हुआ है, बहुत सारा पेड़ पौधा, हम जाके फल तोड़ लिए, है कि नहीं? वही क्या करे लोग कि बाउंड्री कर दे, तुम जाके फल तोड़ लोगे? नहीं तोड़ पाओगे, क्योंकि रिसोर्स आगे किसके? फ्यूअर हैंड के। कुछ आदमी जो मजबूत आदमी है उसके पास वो रिसोर्स चला गया। तो इनडिस्क्रिमिनेट अगर यूज ऑफ रिसोर्स करेंगे तो 3 चीज होगा, 3 याद रखना है बार बार। क्या है? डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स, या तो डिप्लीशन हो जाएगा या फिर ग्लोबल क्राइसिस हो जाएगा। ठीक है, या तीसरा क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यूअर हैंड। कुछ लोगों के हाथ में रिसोर्सेज जो है वो चला जाएगा। अब देखो क्या है कि एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम एसेंशियल फॉर द सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। इसी कारण से क्या होता है कि हम लोग रिसोर्स जो है किसी हाथ में ना चला जाए, इस तरह का स्थिति ना हो, इसलिए हम क्या है कि बराबर बराबर बांटते हैं कोई भी रिसोर्स को, ताकि क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स हो और सस्टेनेबल क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, हर एक लोगों का जीवन बढ़िया हो। ठीक है, इस कारण से क्या है कि रिसोर्स को हम लोग इक्विटेबल वे में मतलब बांटते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन यही आएगा तुम लोग का कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्स करेंगे तो क्या इंप्लीकेशन आएगा। 3 इंप्लीकेशन, 3 पॉइंट, 3 नंबर, काम खत्म। आ रहा समझ में? पहला पॉइंट क्या लिखोगे? डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर रिसोर्स का बहुत ज़्यादा गंदा तरीके से यूज़ करोगे खत्म हो जाएगा। दूसरा है कि ग्लोबल क्राइसिस हो जाएगा। तीसरा है कि कुछ लोगों के हाथ में चला जाएगा सारा रिसोर्स। इतना समझ में आ रहा है ना? चलो थोड़ा देर रेस्ट कर लो, उसके बाद फिर चलाते हैं। अब देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसी को पता है क्या होता है? बताओ। बहुत बढ़िया, ठीक है, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। कि ऐसा देखो, डेवलपमेंट हम करेंगे, रिसोर्स को हम यूज़ करेंगे, लेकिन इतना ही यूज़ करेंगे कि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन आएगा आगे वाला, उसको कोई दिक्कत ना हो। इतना समझ में आ रहा है? इसका डिफिनीशन याद होना चाहिए पूरा बढ़िया से कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
ये एकदम याद होना चाहिए इसका डेफिनेशन, ठीक है, कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट डैमेज नहीं हो रहा है, विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, कि आज के लिए हम कल खराब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम यूज, देखो ये डिफिनीशन जो है एकदम डिट्टो डिट्टो याद कर लो, ठीक है। क्या है? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। पहला क्या की पॉइंट आ गया कि विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। दूसरा क्या आ गया कि डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट डू नॉट कंप्रोमाइज द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। दूसरा क्या की पॉइंट इसका है कि आज का डेवलपमेंट जो है वो फ्यूचर जनरेशन के डेवलपमेंट को या फिर उनके यूज को हैम्पर ना करे। इतना क्लियर हो रहा है? दो की पॉइंट है। पहला है कि इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करना है, शुड नॉट टेक विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मेरा बचा रहे। दूसरा चीज़ है कि उतना ही यूज़ करना है, उतना ही डेवलपमेंट करना है, ताकि क्या है कि जो फ्यूचर जनरेशन है उनका फ्यूचर कंप्रोमाइज ना हो। इतना क्लियर हो रहा है? ये तुमको डिफिनीशन एकदम याद कर लेना, 2-3 बार देख लोगे याद हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, किसी को इसके बारे में पता है? रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 क्या था? इसका एम ये था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में फैलाने का। बहुत बढ़िया। देखो कभी भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए कि रियो समिट 1992 किससे रिलेटेड है, रियो समिट 1992 किससे रिलेटेड है, क्या बोलोगे? ऑब्जेक्टिव में आएगा क्या डालोगे? तुमसे ये नहीं पूछेगा कि तुमको रियो डी जेनेरियो और समिट 1992 उसका क्या फीचर था, क्या क्या हुआ था, ये नहीं पूछेगा क्वेश्चन। उठा के देखो, नहीं पूछता है। ऑब्जेक्टिव में आएगा भी क्वेश्चन तो पूछेगा कि रियो डी जेनेरियो 1992 किससे रिलेटेड है। तो ये याद होना चाहिए कि किससे रिलेटेड है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखो ये कहाँ पे हुआ था? रियो कहाँ पे है? ब्राज़ील में। ये ब्राज़ील का झंडा है, कहाँ पे हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। तो रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 में हुआ था। इन जून 1992 मोर देन 100 लीडर्स ऑफ अ स्टेट मीट इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर इंटरनेशनल अर्थ समिट। इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। इसको अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। देखो जहाँ स्टार मार रहे हैं उसको पता होना चाहिए, ठीक है। पहला रियो अर्थ समिट या फिर इसको फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट भी कहते हैं, ठीक है। कब हुआ था? 1992 में। इतना क्लियर है? कहाँ पे हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। ये 4-5 पॉइंट क्लियर है। द समिट वाज कन्वीन्ड फॉर द एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल, ठीक है। The assembled leaders signed the declaration on the global climatic change and biological diversity and also adopted Agenda 21। इसमें देखो 3 इंपॉर्टेंट की पॉइंट याद रखना है। पहला है कि रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट किसके लिए हुआ था? कब हुआ था? कहाँ पे हुआ था? इतना क्लियर है? इसको फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट भी बोलते हैं। अगर और पूछे कि एजेंडा 21 कब अडॉप्ट किया गया था? 1992 में, इस समिट के समय, ठीक है। एजेंडा 21 किससे रिलेटेड है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। किससे रिलेटेड है? तो ये पूरा क्लियर है ना सारा चीज़, कोई दिक्कत? आगे इसमें देखो बात क्या हुआ था ना कि क्लाइमेट चेंज से हम लोग को लड़ना है। दूसरा है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो कम हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है, उससे हमको लड़ना है। क्लाइमेट चेंज और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इतना नहीं जानना है, सिर्फ जो हाईलाइट हम किए हैं बस वो पता होना चाहिए, ठीक है। एक बार और कर लेते हैं हम इसको। कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो 1992 वाला जो समिट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? किस लिए हुआ था? कब हुआ था? उसके बाद फिर इसको और क्या बोलते हैं? एजेंडा 21 किससे रिलेटेड है? ठीक है। कब अडॉप्ट किया गया था इसको? बस, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलता है। अब देखेंगे एजेंडा 21, ठीक है। क्या है एजेंडा 21? ऑलरेडी हम बता चुके हैं कब अडॉप्ट किया गया था इसको, 1992 में। और इसका एक और चीज़ है UNCED। एजेंडा 21 जो होता है कहाँ पे अडॉप्ट किया गया था?
यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, नहीं पूछेगा, ठीक है, हम बता दे रहे हैं लेकिन जान लो, समझ में आ रहा है ना। कहाँ पे अडॉप्ट किया गया था? UNCED, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था। और ये कहाँ पे हुआ था? ब्राज़ील में, बता चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। इट्स एम्स टू अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, उसका एम क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है उसको अचीव करना, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना, ठीक है। इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट इन्वायरमेंट डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज थ्रो ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर याद कर सकते हो तो कर लेना, नहीं कर सकते तो छोड़ दो, ठीक है। लिबर्टी है तुम्हारे पास कि एजेंडा 21 का क्या फीचर था या फिर क्या एजेंडा था उसका, किसी काम के लिए उसको लाया गया था ना जी। एजेंडा 21 को लाया गया था 1992 में, किस लिए लाया गया था? कि उसको इन्वायरमेंटल डैमेज से हम लड़ सकें, पॉवर्टी से लड़ सकें, डिजीज से लड़ सकें, और फिर ग्लोबल कोऑपरेशन करें ताकि हम लोग एक साथ बैठ के म्यूचुअल इंटरेस्ट और फिर शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम कर सकें। इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एजेंडा 21 कब आया था? मतलब कहाँ पे आया था? ब्राज़ील में रियो डी जेनेरो समिट होता है, उसका कंक्लूजन में एजेंडा 21 निकला था, उसी से निकला है, ठीक है। और ये रिलेटेड है किससे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। इतना क्लियर हो रहा है? ऑब्जेक्टिव आएगा, मार दो क्या आराम से। चलो आगे चलते हैं। अगर हो सके तो देख लेना, इसको याद कर लेना, अदरवाइज अगर ज़्यादा लोड पड़े इसको लिख देना कि लास्ट में याद करेंगे, ठीक है। अगर मेरे पास दिमाग में इसकी स्पेस बच गया कि हाँ चलो बहुत स्पेस बच गया, मेमोरी फुल नहीं हुआ, तो इसको डाल देंगे, ठीक है। चलो आगे। हाँ, रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग करना है। रिसोर्स हम देख लिए, रिसोर्स बहुत ज़रूरी है बचाना, नहीं बचाएंगे तो हालत ख़राब हो जाएगा। 3 चीज़ कंडीशन था ना, या तो डिप्लीट हो जाएगा, या फिर कोई जो मजबूत आदमी है उसके हाथ में चला जाएगा, या फिर ग्लोबल क्राइसिस हो जाएगा, है ना। उसके कारण से क्या हुआ कि हम लोग रिसोर्स प्लानिंग स्टार्ट कर दिए, ठीक है। देखो, जब कोई चीज़, जैसे ह्यूमन का नेचर है कि जब कोई चीज़ बिगड़ जाता है ना, तब वो क्या होता है, उस पर शिफ्ट करता है अपना नज़र को, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम तुमको दिए थे ओजोन क्राइसिस वाला। ओजोन में क्या हुआ कि पूरा धड़ल्ले से एकदम इमिशन किया सब, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोफार्मन कार्बन जो है, उसके बाद जब जाके ओजोन डिप्लीट होने लगा, तब उस पर जाके आगे चलोगे तो बहुत सारा प्रोटोकॉल वगैरह पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है, बाद में ज्योग्राफी में पढ़ना है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तुमको, और फिर तुमको है क्योटो प्रोटोकॉल। इसी कारण से ग्लोबल क्राइसिस से लड़ने के लिए ही सब प्रोटोकॉल को लाया गया था, ठीक है। तो आँख तब ह्यूमन बींग का खुलता है जब कोई चीज़ डिजास्टर हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए रिसोर्स प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। रिसोर्स प्लानिंग अगर हम कर लेंगे ना पहले से, तो आगे एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, दूसरा क्या होगा कि जिसे जो डिजास्टर हो रहा है वो डिजास्टर नहीं होगा। अब देखो, एक बहुत बढ़िया केस तुमको बताते हैं उत्तराखंड का। उत्तराखंड पता है ना, पहाड़ी इलाका है, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ था ना कि मतलब लोग बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर दिया, है पहाड़ी इलाका, लेकिन पूरा बिल्डिंग वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया। अभी स्थिति ऐसा हो गया, इतना बिल्डिंग बन गया कि वहाँ पे जो उसका धरती है वो नीचे की तरफ जा रहा है, धंस रहा है। अब जो है जाके आँख खुला है लोगों का, अब क्या है कि वहाँ पे जो बिल्डिंग बन रहा है उसको रोका जा रहा है, ठीक है ना। इसलिए रिसोर्स प्लानिंग, पहले प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास मान लीजिए कोई रिसोर्स है तो उसको हम प्लान कर लें कि कैसे यूज़ करना है, कैसे यूज़ नहीं करना है, या फिर बचा के रखना। आ रहा समझ में ना। तो अब देखेंगे रिसोर्स प्लानिंग। तो प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। वाई रिसोर्स प्लानिंग? अब देखो, रिसोर्स प्लानिंग का जरूरत हमको क्यों पड़ा, जरूरत क्या है रिसोर्स प्लानिंग का। अब पॉइंट वाइज ऑलरेडी दिया हुआ है, तुम्हारा आंसर तैयार है यहाँ, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ कंट्री लाइक इंडिया विच हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द इनएवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्स प्लानिंग हमको क्यों करना चाहिए? क्योंकि देखो, पहला तो है कि हमारा जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, दूसरा चीज़ है कि हमारे पास जो रिसोर्स है उसका डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। अब तुम एग्जाम्पल के तौर पे देखो तो सिर्फ फिजिकल फीचर अगर हम भारत का तुम देखोगे तो हमारे पास माउंटेन भी है, हमारे पास ओशियन भी है, हमारे पास कोस्टल लाइन भी है, हमारे पास डेजर्ट भी है ना, हमारे पास बहुत सारा मिनरल का डिपॉजिट भी है, हमारे पास टाइडल एनर्जी का भी मतलब तुमको है, विंड है, सोलर है, मतलब सारा चीज़ है। अब उसको एक चीज़ बताओ कि हर एक रिसोर्स को तुम एक तरह से यूज़ करने लगोगे तो अच्छे से यूज़ हो पाएगा। इसलिए प्लानिंग करते हैं कि ये वाला मेरे पास रिसोर्स है, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, ये वाला रिसोर्स है, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर कंट्री लाइक इंडिया विच हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन
अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स बहुत डाइवर्सिफाइड है। डाइवर्सिफाइड मतलब क्या, अलग अलग, ठीक है। तो पहला क्या है, रिसोर्स डाइवर्सिफिकेशन के कारण हम जो है रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हैं। रिसोर्स में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, दैट्स वाई हम लोग रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हैं, पहला। दूसरा, देयर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसिडर्ड एज सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर आर सम रीजन्स विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज। दूसरा देखो, बहुत बढ़िया पॉइंट है कि हम लोग अगर भारत तुम देश देखोगे तो कहीं पे बहुत ज़्यादा रिसोर्स है और कहीं पे रिसोर्स ही नहीं है ना। अब इसे तुम बोलते हो ना कि बिहार जो है वो पिछड़ा राज्य है, ठीक है। क्यों पिछड़ा राज्य? क्योंकि जो यहाँ का लेबर है वो स्किल्ड लेबर नहीं है। यहाँ पे हमेशा ये बाढ़ से ग्रसित रहता है। जो ऊपरी वाला बिहार है ना, बिहार का पार्ट, जो ऊपर वाला, जो पटना वटना से ऊपर वाला एरिया है, वो बाढ़ से ग्रसित रहता है, और जो नीचे वाला एरिया रहता है वो सूखा से ग्रसित रहता है। जिसके कारण से क्या है कि बिहार डेवलप प्रॉपर इंडस्ट्री नहीं है, बहुत सारा कारण है जिसके कारण से बिहार डेवलप नहीं हो पाए। तो रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में इसलिए ज़रूरत है क्योंकि बहुत जगह ऐसा है जहाँ पे बहुत सारा रिसोर्स है, अब बहुत जगह ऐसा है जहाँ पे रिसोर्स नहीं है। तो वो क्या करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे कम वाले को रिसोर्स दे देंगे। उससे क्या होगा कि सारा जगह सबको बराबर बराबर रिसोर्स जो है मिल जाएगा। इतना समझ में आ रहा है ना क्यों रिसोर्स प्लानिंग का इंपॉर्टेंस है? पहला कि हम लोग के पास बहुत सारा डाइवर्सिफाइड रिसोर्स है, पहला। दूसरा क्या है कि कहीं पे रिसोर्स ज़्यादा है और कहीं पे रिसोर्स कम है, जिसके कारण से क्या है कि रिसोर्स को प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एग्जाम्पल दिया है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पास मिनरल बहुत ज़्यादा है। झारखंड चले जाओ, छत्तीसगढ़ चले जाओ और तुमको मध्य प्रदेश चले जाओ, यहाँ पे मिनरल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और एंड कोल डिपॉजिट, द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल इंडोर्ड विद सोलर एंड विंड बट लैक द वाटर रिसोर्स। देखो क्या बोल रहा है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पास बहुत सारा मिनरल है, रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट। और दूसरा है कि स्टेट ऑफ राजस्थान के पास बहुत सारा सोलर एनर्जी है। क्या है? क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होता है ना, सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा है और विंड एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन लैक ऑफ वाटर रिसोर्स है, लेकिन पानी नहीं है, ठीक है ना। इसलिए रिसोर्स प्लानिंग इंपॉर्टेंट है कि अगर पानी मेरे पास ज़्यादा है तो हम राजस्थान को दे देंगे और वहाँ का जो सोलर एनर्जी है उसका हम ग्रिड के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ले लेंगे। इतना क्लियर हो रहा है? इसलिए सोलर एनर्जी मतलब इसलिए जो होता है रिसोर्स प्लानिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिसोर्स प्लानिंग, बस एक और साइड बचा है उसके बाद खत्म करेंगे इसको। रिसोर्स प्लानिंग जो है इंपॉर्टेंट क्यों है? कोई दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट बताओ क्यों इंपॉर्टेंट है रिसोर्स प्लानिंग जो यहाँ पे समझ में आया है। वाई रिसोर्स प्लानिंग? रिसोर्स हमारे पास है, उसका रिसोर्स प्लानिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास बहुत तरह का रिसोर्स है, तो अगर प्लानिंग नहीं करेंगे तो अब कैसे काम चलेगा, है कि नहीं? अब तुमको एग्जांपल देते हैं कि अगर तुम्हारे पास हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस का बहुत सारा बुक है, एक ही में सब घिचपिचा दिए, हिंदी भी एक ही तरह से पढ़ रहे हो, मैथ भी। अब हिंदी में न्यूमेरिकल बनाने लगे, मैथ का फॉर्मूला टाइप का, तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। मैथ का अलग अप्रोच है, साइंस का अलग अप्रोच है, हिंदी का अलग अप्रोच, इंग्लिश का, है ना। तो उसी तरह का अगर रिसोर्स बहुत तरह का है तो उसको अप्रोच भी अलग रखना पड़ेगा, प्लानिंग भी अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा। इसलिए रिसोर्स प्लानिंग जो है इंपॉर्टेंट है, पहला। दूसरा क्या है कि बहुत हमारे कंट्री में ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्स है और ऐसा कोई जगह है जहाँ पे रिसोर्स एकदम नहीं है। तो वहाँ पे क्या है कि अगर हम रिसोर्स प्लानिंग करेंगे तो जहाँ पे है ज़्यादा वहाँ से हम कम वाले के पास ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और जहाँ पे कम है कि नहीं, उसको मतलब नॉर्मल कर सकते हैं कि हाँ जो कि आप आराम से यूज़ कर सकें। जैसे एग्जांपल इसमें दिया हुआ है कि राजस्थान में क्या है कि सोलर एनर्जी बहुत बढ़िया है, धूप बहुत बढ़िया होता है, लेकिन पानी नहीं है ना, समझ में आ रहा है? तो सोलर एनर्जी का तो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वाटर कैपेसिटी वहाँ पे नहीं है। इसलिए रिसोर्स प्लानिंग अगर करेंगे तो पानी कहीं से वहाँ पे भेज देंगे, वहाँ का सोलर एनर्जी का जो है इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे ले लेंगे, बस सिंपल सा चीज़ है। ये क्लियर हो रहा है? अब लास्ट एक और तुम्हारा है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। कराएं कि कल छोड़ दें? कल कराएंगे, करा दें? चलो, रिसोर्स प्लानिंग इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन, इवॉल्विंग ऑफ प्लानिंग एंड मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट। इसमें देखो ये क्या थ्योरेटिकल टोटल कि रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में कैसे कैसे होता है। पहला तो आइडेंटिफिकेशन, कोई अगर रिसोर्स तुम्हारे पास है तो उसको क्या करोगे? पहले आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है।
पहले क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे रिसोर्स कैसा है, कौन सा रिसोर्स है, कहाँ पे है, कितना मात्रा में है, पहले आइडेंटिफाई करोगे। दूसरा क्या करोगे, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोर्ड विथ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशन सेटअप टू इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। दूसरा क्या करोगे कि प्लानिंग करोगे। पहला आइडेंटिफिकेशन करोगे कि यहाँ पे मान के चलो कि यहाँ पे तुम्हारा सोना का खदान मिल गया, पहला तुम आइडेंटिफाई किए कि यहाँ पे मिला। दूसरा क्या करोगे कि प्लानिंग करोगे कि निकालना कैसे है इसको, कौन सा टेक्नोलॉजी चाहिए, कौन सा मशीन चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तुम दूसरा क्या करोगे, आइडेंटिफिकेशन का काम करो, मतलब प्लानिंग का काम करोगे। तीसरा क्या है कि मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विथ ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान। अब मान के चलो तुमको मिल गया, टेक्नोलॉजी वगैरह सब चीज़ तुमको पता चल गया, लेकिन तुम ऐसे नहीं निकाल सकते हो, जरूरत होगा तब तो निकालोगे। अगर मान के चलो कि गोल्ड का भी जरूरत नहीं है तुमको, ऑलरेडी तुम्हारे पास बहुत सारे स्टॉक है, तो निकाल के क्या करोगे, छोड़ दोगे, है कि नहीं। तो 3 प्रोसेस में क्या होता है, प्लानिंग होता है रिसोर्स प्लानिंग का इंडिया में। पहला क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे कोई भी रिसोर्स को। दूसरा क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। और तीसरा क्या करेंगे, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विथ नेशनल डेवलपमेंट प्लान। जो रिसोर्स का डेवलपमेंट प्लान है उसको नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करेंगे। इतना समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा फिर से पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या करेंगे कि जैसे मान के चलो सोना का खदान तुमको मिला, आइडेंटिफाई किए, पता किए कि हाँ यहाँ पे सोना का खदान है, ठीक है। उसके बाद फिर सोना का खदान मिल गया तो ऐसे तो नहीं निकाल सकते ना, ये थोड़ी वो खुरपी लेके गए कोड़ने लगे तो मिल गया। उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए निकालने के लिए, तो उसको आइडेंटिफिकेशन के बाद प्लानिंग उसका जो स्ट्रक्चरल प्लानिंग है वो किए, टेक्नोलॉजी डालें। और अब ये देख रहे हैं कि हमको ज़रूरत है कि नहीं, हमारे देश को उसका ज़रूरत है कि नहीं। अगर ज़रूरत है तो निकालेंगे, नहीं ज़रूरत होगा छोड़ देंगे। इतना क्लियर हो रहा है ना। तो ये तुम्हारा पूरा रिसोर्स प्लानिंग इंडिया का होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, लास्ट ये वाला, ये स्लाइड लास्ट। अब देखो इसमें तुम लोग का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, जितना ये पढ़े हो इसमें तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट चाहिए हमको, ठीक है। पहला क्या है, कैन यू नेम सम रिसोर्स रिच बट, देखो क्या है, रिसोर्स में तो रिच है बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन, ठीक है। और सम रिसोर्स पुअर बट इकोनॉमिकली डेवलप्ड रीजन, गिव रीजन ऑफ सच। तुमको ये इसी का क्वेश्चन है, तुमको एनसीईआरटी क्वेश्चन है। सच सिचुएशन का तुमको एग्जाम्पल देना है। अब कोई बताओ ऐसा जगह जो कि इकोनॉमिकली तुमको रिसोर्स रिच है, उसके पास बहुत सारा रिसोर्स है लेकिन गरीब है, एग्जाम्पल दो। राजस्थान बोल सकते हो, हाँ ठीक है बोल सकते हो, लेकिन उसके पास उतना ज़्यादा रिसोर्स नहीं है। देखो एग्जाम्पल देते हैं, झारखंड छत्तीसगढ़, ठीक है। झारखंड छत्तीसगढ़ के पास बहुत सारा रिसोर्स, कोयला का खदान भरा पड़ा है, माइका का है, कोयला का है, बहुत सारा रिजर्व है, यूरेनियम रिजर्व है झारखंड में, तो बहुत सारा रिजर्व है। लेकिन इकोनॉमिकली जो है वो महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसा नहीं है। तो एग्जाम्पल तुम्हारा हो गया 2 जगह का रीजन का। और ये पूछ रहा है कि सम इकोनॉमिकली डेवलप्ड, क्या है कि रिसोर्स में तो पुअर है लेकिन इकोनॉमिकली डेवलप्ड, रिसोर्स में पुअर है लेकिन इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। तो इसका एग्जांपल कोई, हाँ बोल सकते हो, मुंबई जैसे बोल सकते हो, एकदम मेट्रोपॉलिटन जो सिटी है वहाँ पे रिसोर्स बिल्कुल पुअर है ना, लेकिन इकोनॉमिकली जो है वो डेवलप। एग्जांपल ले लो गुजरात का, गुजरात के पास बहुत, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसा रिसोर्स नहीं है, बहुत कम रिसोर्स है, फिर भी बहुत ज़्यादा डेवलप जगह है ना। महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, इस सब के पास एज कम्पेयर टू छत्तीसगढ़ और झारखंड कम रिसोर्स है, लेकिन इकोनॉमिकली जो है वो तुमको अमीर है। इतना समझ में आ रहा है। तो मैप उठाना है आज, देखो तुम लोग का काम क्या है, ये डाल देंगे हम आज, ठीक है। एक बार जाकर रिवाइज कर लेना है।